हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी फिजिक्स। माय नेम इज शुभम और हम पढ़ रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी प्रॉब्लम्स और आज के लेक्चर में भी हम प्रॉब्लम्स को ही कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज फर्स्ट प्रॉब्लम है, देखो एकदम बेसिक है, कंसेप्चुअल है ये, ठीक है। Which of the following is valid in non-inertial frame? ए ऑप्शन है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt, ठीक है। बी ऑप्शन है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। सी ऑप्शन है मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। एंड डी ऑप्शन है फोर्स इज इक्वल टू dp बाय dt, ठीक है। चलिए वीडियो पॉज कर दीजिए, ट्राई कीजिए, कंसेप्चुअल है, अच्छे से सोचिए। नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या क्या कंडीशन होती हैं, क्या वैलिड होगा, क्या नहीं वैलिड नहीं होगा, ठीक है। फिर हम ट्राई करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होते हैं, जो एक्सेलरेटेड फ्रेम होते हैं। कि यहां से मान लीजिए ये कोई फ्रेम है, जो इनर्शियल फ्रेम है एस फ्रेम, और ये दूसरा फ्रेम है जो कि किसी एक्सेलरेशन से यानी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे मूव कर रहा है। तो ये जो एस डेस फ्रेम होगा ये होगा हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम। ये क्या हो गया, इनर्शियल फ्रेम, और ये हो गया हमारा नॉन इनर्शियल। देखिए तो आप सभी ने पढ़ रखा है कि न्यूटन्स लॉज नॉन इनर्शियल फ्रेम में वैलिड नहीं है, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखें तो ये ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी क्या बता रहा है, ए इज इक्वल टू एफ बाई एम, ठीक है। इसको दूसरी तरीके से देखें तो क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ की फॉर्म है, तो ये तो वैलिड नहीं होगा। इसी तरीके से डी ऑप्शन भी न्यूटन सेकंड लॉ से ही आता है, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू dp बाई dt। देखा जाए तो ये मोर फंडामेंटल है, ठीक है। न्यूटन जो सेकंड लॉ एक्चुअल में ये वाली फॉर्म बताता है, ठीक है। ये उसको हम उसका अप्रॉक्सीमेशन है ये। तो क्या है कि ये वाले ऑप्शंस तो आपके बी और डी गलत हो गए, ठीक है। ये अभी मैं जस्ट डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ क्या रिजल्ट है, इसको अभी हम समझेंगे क्या मतलब है। देखिए यहां पर जो ऑप्शन ए है ये क्या कह रहा है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt, यानी एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी। तो क्या ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी नॉन इनर्शियल फ्रेम में ये वैलिड है या नहीं। देखिए इसका मतलब समझते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt मतलब सिंपल, एक्सेलरेशन इज द चेंज इन द वेलोसिटी विद टाइम। तो ये जो स्टेटमेंट है ये एक्चुअल में एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है कि ये ही एक्सेलरेशन होता है। तो जो किसी चीज की पर्टिकुलर डेफिनेशन होती है, ठीक है, यानी ये जो है ये इसको डिफाइन करता है कि एक्सेलरेशन क्या है। उसको फ्रेम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या है, अगर वो इनर्शियल फ्रेम में हो या नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो, कि एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन ही होगा,
ठीक है, एक्सेलरेशन कुछ और थोड़ी बन जाएगा। तो ये उसकी डेफिनेशन है, यानी अगर आप किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, मान लीजिए आप किसी बस में बैठे हुए हैं, ठीक है, जो बहुत तेज अचानक से एक्सेलरेट होती है, ठीक है, तो एक्सेलरेट होती है लेकिन आप उसके अंदर बैठे हैं, तो आपके हिसाब से सब कुछ रेस्ट में, बट जो ऊपर कुछ कोई सामान पड़ा है या तो नीचे, या फिर ऊपर जो बैग्स रखे हैं यहाँ पर, कोई अचानक से बैग अचानक से इधर खिसकता है, तो आपके हिसाब से वो रेस्ट में रखा हुआ बैग खिसक के इधर आ गया, तो आपके हिसाब से वो बैग क्या हुआ, एक्सेलरेट हुआ। ठीक है, आपको कैसे पता चला एक्सेलरेट हुआ? क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी में चेंज हुआ अंदर से, ठीक है, उसकी 0 थी वेलोसिटी, अभी वो खिसक के दूसरी तरफ आ गया। तो एक्सेलरेशन जो है dv/dt, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है। तो इसलिए ये इस टर्म को डिफाइन कर रहा है, इसलिए इसको कोई फ्रेम से फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम हो, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो, एक्सेलरेशन इज dv/dt, ठीक है। जबकि अगर हम सेकंड टर्म देखें, एक्सेलरेशन इज f/m। देखो अब यहां पर एक चीज समझने वाली है छोटी सी, कि मैं बार बार बोल रहा हूं एक्सेलरेशन इज dv/dt, ये जो चीज है ये तो है एक्सेलरेशन की एक्चुअल डेफिनेशन, लेकिन जो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू f/m है, ये एक्सेलरेशन की डेफिनेशन नहीं है। इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू फोर्स अपॉन मास के इक्वल होती है, ठीक है। या फिर अगर मैं इसको दूसरी तरीके से भी लिखूं तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इस टर्म का क्या मतलब है? इस टर्म का क्या ये मतलब है कि फोर्स इज द मास इनटू एक्सेलरेशन? नहीं, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हमारा एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है बस। इसका मतलब ये नहीं है कि फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि फोर्स की वैल्यू मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट की वैल्यू के इक्वल होती है, ठीक है। समझिए डिफरेंस, समझिए। फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन नहीं होता, फोर्स की वैल्यू मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होती है, ठीक है। इसी तरह से एक्सेलरेशन ये नहीं होता फोर्स अपॉन मास, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। ये बाय चांस क्या होता है कि हमें वैल्यू इक्वल मिलती है, तो इन दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, इसलिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में आते हैं, देखो ये हमारा वैलिड रहता है जब तक इनर्शियल फ्रेम हो, ये वैल्यू, ठीक है, हमारा इक्वल है रिजल्ट, इसलिए न्यूटन्स लॉ हमारे आ गए और हमें बता दिया कि भाई हम ऐसे फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि वैल्यू इक्वल है ये, ठीक है। लेकिन जब हम इसमें आते हैं किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम में, तो क्या होता है कि हमारे पास ऐसी कंडीशंस बन सकती हैं जहां पर हमारी ये मतलब कोई एक टर्म 0 हो तब भी दूसरी टर्म की वैल्यू आ रही है। जैसे मान लीजिए आप अपनी सीट पर बैठे हैं, ठीक है, ये आपकी सीट है, आप इस पर बैठे हैं, ठीक है। यहाँ से आपने ये सरफेस को टच कर रखा है इस तरह से, और क्या होता है कि बस बहुत तेज एक्सेलरेट करती है आगे, तो जैसी बस बहुत तेज आके एक्सेलरेट करेगी, आप क्या होगे, पीछे की तरफ आप पुश होते हैं, तो आप जो सीट होती है आपकी उस पर एक फोर्स लगाते हैं, ठीक है। इसको आप दबाना शुरू कर देते हैं पीछे, अपनी सीट पे पीछे की तरफ यहाँ पे एक फोर्स लगाना शुरू कर देते हैं, इसको प्रेस करते हैं, ठीक है। यानी आप फोर्स लगाना शुरू कर देते हैं अपनी सीट पर, यानी यहाँ पर क्या हो गया, फोर्स है नॉन जीरो, फोर्स आ गया, कुछ फोर्स की वैल्यू मिल गई हमें, आपने फोर्स लगा दिया सीट पर, बट क्या यहाँ पर एक्सेलरेशन है? आपके हिसाब से आपके फ्रेम में एक्सेलरेशन है? नहीं, यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, 0, क्योंकि कुछ भी एक्सेलरेट नहीं हुआ, आप अपनी ही सीट पर बैठे हो, ठीक है, आप अपनी सीट पर बैठे हो, आपकी वेलोसिटी कितनी है, 0 थी, आपकी इनिशियल वेलोसिटी भी 0, फाइनल वेलोसिटी भी 0, ठीक है। तो एक्सेलरेशन तो नहीं आया बट फोर्स आ गया। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है इन दिस फ्रेम, इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, this expression is not valid, ठीक है। हमने एग्जांपल से समझा, ओके। अब हम आते हैं थर्ड ऑप्शन पर, P इज इक्वल टू mv, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। देखो जैसे फर्स्ट ऑप्शन मैंने बताया था एक्सेलरेशन dv/dt होता है, ये फंडामेंटल उसकी डेफिनेशन है, इसी तरह से मोमेंटम भी इसी तरह से डिफाइन किया जाता है। मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी ही होगा, मास इनटू वेलोसिटी जितना होगा वही हमारा मोमेंटम है,
ठीक है, तो इसीलिए हमारी ऑप्शन भी सही होगा, इसको भी फ्रेम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इसकी डेफिनेशन ही है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन पर आ जाते हैं। फोर्स इज इक्वल टू dp अपॉन dt, चेंज इन मोमेंटम विद टाइम। मोमेंटम चेंज हो रहा है आपका, यहाँ पे नहीं हो रहा, वेलोसिटी जीरो थी, जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो मोमेंटम कैसे चेंज होगा आपका? मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा बट स्टिल फोर्स नॉन जीरो है। तो इसलिए हमारे ये स्टेटमेंट भी वैलिड नहीं है। तो देखो यहां से एक और चीज समझो, नॉन इनर्शियल फ्रेम में कौन कौन सी क्वांटिटी वैलिड नहीं है? इन चारों में से वो क्वांटिटी जो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, फंडामेंटल डेफिनेशंस नहीं है। ठीक है, ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है कि एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास के इक्वल होता है, उसकी वैल्यू इक्वल होती है। ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन ये होता नहीं है, एक्सेलरेशन ये होता है एक्चुअल में। ठीक है, इसी तरह से ये हमारा मोमेंटम हमारा ये होता है। तो ए और सी ऑप्शन हमारे सही है, ए और बी और डी ऑप्शन हमारे गलत हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, two blocks as shown in figure are released from rest। देखो ये यहां से फिक्स्ड है, एक मास है 1 kg, दूसरा मास है 2 kg, और इनके बीच का सेपरेशन है, ये सेपरेशन यहां से लेके यहां तक का 10 मीटर। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है ये है, हाउ मच time they will take to cross each other। ऑप्शन है √3 seconds, ऑप्शन बी √2 सेकेंड, ऑप्शन सी √6 सेकेंड एंड ऑप्शन डी 2 सेकेंड। ठीक है, ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके, उसके बाद हम सॉल्यूशन देखते हैं। आइए देखते हैं। देखिए क्या बोला हुआ है, 2 blocks as shown in figure are released from rest। ये सिस्टम है, ये इसकी इनिशियल जो इसकी सिचुएशन ये है, इसको इस पोजीशन में रेस्ट से रिलीज कर दिया। तो देखो क्या होगा, ये एक थ्रेड स्ट्रिंग जो भी आप कह लो उससे जुड़े हुए हैं, ये फिक्स्ड पुली है। तो यहाँ से जैसे जैसे ये वाला मास नीचे आएगा ये मास ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये भारी है, 2 kg, इसका मास ज़्यादा है, इसका वेट ज़्यादा होगा 1 kg, तो ये नीचे आएगा। अब जितना नीचे आता रहेगा उतना ही ऊपर आता रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा, मान लो ये यहाँ तक आया, ये थोड़ा ऊपर और नीचे आया ऊपर, तो ये और ऊपर जाएगा। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ठीक है, इस तरह से, जैसे यहाँ पर ऐसे 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 आएंगे ये, तो ये वाला पॉइंट आएगा जिस पे एक दूसरे क्रॉस करेंगे। तो वो टाइम कितना होगा, मतलब कितनी देर बाद वो क्रॉस करेंगे, ये बताना है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस में जो भी होगा हमारा, कि जो मोशन हो रहा है किस वजह से हो रहा है। मोशन हो रहा है ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो मोशन हो रहा है उसकी वजह है जी, यानी ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, तो अब हमें देखना है
कि पार्टिकल इसकी वजह से नीचे आ रहे हैं, ये मास जो है, तो इनका एक्सेलरेशन कितना है। ठीक है, हमें इनका एक्सेलरेशन पता चल गया तो हमें क्या मिल जाएगा, हम न्यूटन इक्वेशंस ऑफ मोशंस लगा सकते हैं और उसके हिसाब से हम टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है, क्यों, हमें डिस्टेंस दे रखी है, देखो डिस्टेंस दे रखी है और क्या दे रखा है हमें, हमारे पास अगर हम एक्सेलरेशन निकालें और हमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 0, रेस्ट से छोड़ा गया है, तो क्या लगा सकते हैं, s = ut प्लस हाफ at², बट उसके लिए हमें a पता होना चाहिए। देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारा ऐसा सिस्टम होता है कि पुली की एक साइड मास होता है, दूसरी साइड कोई दूसरा मास होता है, तो उसमें ये जो ब्लॉक्स हैं इनका एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, पूरा एक्सप्रेशन आपको कराया था, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ। दोनों मास का डिफरेंस ऊपर अपॉन दोनों मास को ऐड कर दो इनटू g। ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट आपका आई थिंक ध्यान होगा, और अगर बाई चांस नहीं ध्यान है तो मैं आपको ये करा भी देता हूँ। चलो एक्सेलरेशन पहले लिख लेते हैं, इनका कितना आएगा, m1 माइनस m2 के 2 kg 1 kg, तो ऊपर तो 1 बचा और नीचे कितना हो गया 3, तो 1/3g, ये एक्सेलरेशन आ गया। अच्छा, अगर हमें कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, चलो दोनों मास के लिए हम बनाते हैं, इक्वेशंस बनाते हैं। पहले किसकी बनाए, इसकी बनाते हैं। चलो ये हमारा कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो क्या होगा इसके लिए इक्वेशन, देखो मैंने आपको क्या बताया था, पार्टिकल जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है उस डायरेक्शन का पॉजिटिव ले लो। ठीक है, और उससे अपोजिट वाली नेगेटिव। ऊपर जा रहा है तो ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे की नेगेटिव। तो अब हम देखेंगे इसको, जो ग्रेविटी का फोर्स है, हम सारे फोर्स देखेंगे, वो क्या लेके जा रहा है, नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर इसका मास में m1 मान लूँ और ये m2 मान लूँ, तो क्या होगा, m1g ग्रेविटेशनल जो इसका फोर्स लगेगा नीचे नेगेटिव, क्यों, वो नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, और ऊपर की तरफ इसे क्या चीज़ लेके जा रही है, टेंशन। ठीक है, स्ट्रिंग में हम टेंशन मान लेते हैं t, तो प्लस t, ये नीचे लेके जा रहा है, ये ऊपर लेके जा रहा है, नेट मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है, तो नेट m1a इसका एक्सेलरेशन। ठीक है, सिमिलरली इस दूसरे वाले की इक्वेशन लिखेंगे तो ये नीचे आ रहा है, तो मोशन नीचे हो रहा है, तो साइन नीचे के लिए पॉजिटिव, ऊपर के लिए नेगेटिव। ठीक है, जिस डायरेक्शन में मोशन उस डायरेक्शन का साइन पॉजिटिव, नीचे आ रहा है पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ से किसकी वजह से नीचे आ रहा है, फोर्स सारे इकट्ठे कर लो, किस किस की वजह से आ रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स, तो क्या हो गया m2g, ये पॉजिटिव हो गया, और ऊपर की तरफ इसे कौन खींचेगा, टेंशन। ठीक है, टेंशन ऊपर खींचने की कोशिश करेगी इसे, तो -t इज इक्वल टू m2a। ठीक है, टेंशन रिमूव कर दो, हमें मास मिल जाएंगे, कैंसिल होंगे टेंशन, क्या आ गया, m2 माइनस m1g इधर आ गया, और इधर क्या आ गया, m1 प्लस m2a। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 जी। ठीक है, ये आ गया। चलो अब ये ध्यान रखना कि हमारा क्या होगा, ये एक्सप्रेशन देखो, याद क्या है कि एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है दोनों मास को, तो जो एक्सेलरेशन है वो g से तो ज़्यादा हो नहीं जाएगा, g से कम ही रहेगा, तो कम रहेगा मतलब जो माइनस करने वाली टर्म है वो ऊपर रहेगी। ठीक है, बाकी आप जैसे भी इसको याद रखो। तो हमारे पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, चलो अब एक चीज़ देखो, मैंने इक्वेशन लिखी थी ut प्लस हाफ at², तो टाइम के साथ क्या हो रहा है, ये मास नीचे आ रहा है और ये वाला ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये नीचे ये ऊपर, यानी दोनों के एक्सेलरेशन साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे हैं। तो हम खाली एक के हिसाब से तो निकाल नहीं सकते, क्यों, मान लो एक का लगाएंगे, ये यहाँ पे रुका हुआ है, ये कॉन्टिन्यूसली नीचे आ रहा है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये नीचे आएगा तो ऊपर भी उठेगा, तो हमें रिलेटिव एक्सेलरेशन लेना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, देखो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, एक जब दो बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं एक दूसरे के, ठीक है, तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, ऐड कर देते हैं ना, सिमिलरली एक्सेलरेशन को भी ऐड कर देंगे। तो जो रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन प्लस दूसरे वाले का एक्सेलरेशन, दोनों सेम ही आएंगे। ठीक है, दोनों के एक्सेलरेशन सेम होंगे, जिससे नीचे आएगा उतने एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे भी देख सकते हो चाहे कि कोई भी हम बॉडी का एक्सेलरेशन देखते हैं, मान लो एक मास
ये A1 है, इसका दूसरे का हमारा A2 है, तो रिलेटिव देखना है तो क्या हो जाता है हमारा एक तरह से A2 माइनस A1, ये हो जाता है ना रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि जब इसको साइन के साथ रखोगे, जब दोनों अपोजिट हैं तो माइनस है, तो ये भी माइनस की वैल्यू दे देगा। मान लो A2 की वैल्यू A है यहाँ पर, ठीक है, किसी एक के लिए देख लो इस डायरेक्शन में, दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में तो दूसरा माइनस A आ जाएगा। तो क्या हो गया हमारा ये 2A। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 2A। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या आ गया 2 इंटू एक्सेलरेशन 1/3, तो 2 इंटू 1/3 g, यानी 2/3 g, ठीक है 2/3 g। अब इसको हम रख देंगे यहाँ पर, ठीक है, सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन में रख दो, आपके पास टाइम आ जाएगा। डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करेंगे दोनों मिलके 10, तो यहाँ पर आ गया 10 इज इक्वल टू 10 मीटर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये टर्म तो 0 हो गई, प्लस हाफ एक्सेलरेशन क्या है 2/3 g t स्क्वायर, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हुआ, ओके 10 मीटर इज इक्वल टू 1/3 g की वैल्यू रख दो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड t स्क्वायर, ठीक है, तो 10 से 10 कैंसिल होगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा t स्क्वायर इज इक्वल टू 3 सेकेंड स्क्वायर, यानी t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, ठीक है, प्लस माइनस हम लेंगे, नेगेटिव टाइम का कोई मतलब नहीं होगा, तो 3 सेकेंड हमारा सॉरी √3 सेकेंड हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही हो गया ए ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अभी मैं काफ़ी बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्योंकि एक बार कंसेप्ट क्लियर हो, अगर कोई ऐसा है जिसको छोटे छोटे क्वेश्चंस में डाउट होते हैं तो ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, ठीक है, उसके बाद हम बाकी प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थ्री इक्वल वेट्स ABC each 2 kg are hanging on a string on a string over a fixed frictionless pulley as the tension in the string connected from B to C is, ठीक है, टेंशन बतानी है, फिगर बनाता हूं मैं, ये A मास है, ये B मास है, ये C मास है, ठीक है।
आपको बतानी है इसमें टेंशन कितनी होगी। ऑप्शंस हैं आपके 0, ऑप्शन बी है 13 न्यूटन, ऑप्शन सी है 3.3 न्यूटन एंड ऑप्शन डी है आपका 19.6 न्यूटन। ठीक है, ट्राई कीजिए। आइए देखते हैं। देखिए 3 इक्वल वेट्स ABC इज 2 kg, तीनों का मास 2 kg है। ठीक है, 2 kg ईच तीनों आ रहेंगे उन्हें स्ट्रिंग ओवर फिक्स फ्रिक्शनलेस पुली। फ्रिक्शनलेस पुली है यहाँ पर, ये इस तरह से सिस्टम ये है पूरा। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, हमें टेंशन बतानी है स्ट्रिंग B to C, यानी इस वाली स्ट्रिंग में देखो 2 स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग क्या है A से B पे कनेक्टेड है, दूसरी B से C पे कनेक्टेड है। तो हमें इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन बतानी है कितनी होगी। ठीक है, तो देखो ये हो गया हमारा, चलो इसे T1 बोल देते हैं, इसे T2 बोल देते हैं। ठीक है, तो देखो ये 2 kg, ये 2 kg और ये 2 kg। तो हम टेंशन निकालने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए ये जो हमारा जो सी मास है इसका एक्सेलरेशन कितना है। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन कितना है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर आप एक पुली के इस साइड और इस साइड टोटल मास देखो और उसके हिसाब से एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाएगा। पहले दोनों मास का डिफरेंस, यानी इधर 2 kg है टोटल और इधर टोटल कितना है 4 kg। ठीक है, टोटल 4 kg है, तो यानी 4 - 2 अपॉन 4 + 2। ठीक है, ऊपर डिफरेंस नीचे सम इनटू g। तो कितना हो गया, ये आ गया 2 और नीचे 6g इज इक्वल टू 1/3g। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 1/3g। ठीक है, 1/3g एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास। अब क्या काम करो, इसके लिए फोर्स की इक्वेशन बना दो सी मास के लिए। क्यों, देखो क्यों बना रहे हैं, मैंने ए या बी को क्यों नहीं छुआ, क्योंकि ये जो इसमें टेंशन होगी वो डिपेंड करेगी एक्सेलरेशन पर और इस पर जो मास लटका हुआ है। तो इस स्ट्रिंग पर सी मास लटका हुआ है, तो सी जितना भारी होगा उतनी ज़्यादा स्ट्रिंग टेंशन होगी, सी जितना हल्का होगा उतनी कम टेंशन होगी। तो सी पे ही तो डिपेंड करेगा। इसलिए हम क्या काम करेंगे कि सी के लिए इक्वेशन बनाएंगे। देखो इधर 4 kg है, इधर 2 kg है, तो सिस्टम नीचे ही आ रहा होगा। ठीक है, इधर की साइड से नीचे आ रहा होगा। तो क्या मतलब हुआ, जो हमारा नेट मोशन है वो नीचे की तरफ है, तो नीचे की डायरेक्शन क्या है हमारे लिए पॉजिटिव है। ठीक है, तो नीचे इसे कौन सा फोर्स खींच रहा है, ग्रेविटी का। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी इसको MC बोल देता हूँ मास। ठीक है, mg यानी सी ब्लॉक का मास ही है। तो ये इसे नीचे ले रहा है इसलिए पॉजिटिव लेंगे। टेंशन क्या काम करेगी, ऊपर खींचेगी, तो -T2 ऊपर खींचेगी और नेट हमारा क्या मोशन होगा A। ठीक है, M है। ठीक है, तो मास ये क्या है 2 kg, 2 kg इंटू g -T2 इज इक्वल टू 2 kg इंटू एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन है 1/3g। ठीक है, क्या बन गया हमारे पास, T2 की वैल्यू क्या आ गई, ये हमारा क्या होगा, इधर आ जाएगा। तो 2g - 2/3 इंटू जी क्या आ जाएगा ये 6 - 2 4 अपॉन 3g। ठीक है, जी की वैल्यू रख देते हैं 10 मीटर/सेकंड²। तो हमारे पास क्या आ गया T2, ये आ गया हमारा 1.33 और ये 10 मल्टीप्लाई में तो 13.33 और ये हमारे यूनिट मीटर। देखो क्या हुआ हमारे पास,
हमारे पास देखो ऑप्शंस देखते हैं। चलिए ये 13.33 किसके क्लोजेस्ट है, इसके। देखो हमने एक्सेलरेशन को 10 यूज़ करा है, एक्सेलरेशन 9 पॉइंट समथिंग करते तो और क्लोज आ जाता आंसर। ठीक है, तो आपको एक्सेलरेशन निकालना है ऐसे क्वेश्चंस में, सीधा देख लेना क्वेश्चंस के हिसाब से क्या सिचुएशन बैठती है, ये सिंपली आ जाएगा। उसके बाद आपको इक्वेशंस बनानी आती है फोर्स की, ये इक्वेशंस बनाइए। ठीक है, बाकी क्वेश्चन स्टेटमेंट पर डिपेंड करता है कि आपको टेंशन निकालनी है या आपको टाइम निकालना है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में निकाला, वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, न्यूटन इक्वेशन और मोशन यूज़ कर सकते हैं। देखो इस केसेस में हम कर सकते हैं यूज़, क्यों? क्योंकि इसमें पुली के केस में नीचे ग्रेविटी होगी, ग्रेविटी का कांस्टेंट एक्सेलरेशन मानते हैं हम। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा तो हम उसमें डायरेक्ट न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं, हमको डिफरेंशियल इक्वेशंस वगैरह नहीं बनानी पड़ेंगी इस केस में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिस्टम shown in the figure is in equilibrium and at rest. The spring and string are massless. Now the string is cut the acceleration of mass 2m and m will be, देख क्या हो गया, फिगर बनाता हूँ सबसे पहले मैं। यहाँ पर क्या है, एक स्प्रिंग है और यहाँ से एक मास कनेक्टेड है 2m और यहाँ से एक स्ट्रिंग है, दूसरा मास कनेक्टेड है m। तो ए ऑप्शन है आपका g/2 अपवर्ड g डाउनवर्ड, बी ऑप्शन है g अपवर्ड g/2 डाउनवर्ड, सी ऑप्शन है g अपवर्ड 2g डाउनवर्ड, डी ऑप्शन है 2g अपवर्ड एंड g डाउनवर्ड। ठीक है, ट्राई कीजिए। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है कि हमारा जो सिस्टम है इक्विलिब्रियम पर है, रेस्ट पर है, और स्प्रिंग और स्ट्रिंग जो है हमारे वो क्या है, मासलेस है। तो सिस्टम में टोटल मास क्या है हमारा, ये 2m और m, ये दो मास है। ठीक है, अच्छा क्या बोला है कि ये जो हमारा जो स्ट्रिंग है उसको अचानक से काट दिया जाता है, इसको यहाँ से हम काट देते हैं। ठीक है, यहाँ स्ट्रिंग को अचानक से, तो क्या होगा, जैसे हमने स्ट्रिंग को काटा तो जो 2m और m जो मास है ये मूव करेंगे अचानक से। देखो जैसे स्ट्रिंग कटेगी तो इस मास ने इसे रोक रखा होगा स्प्रिंग पे, वेट ज़्यादा है, वेट कम हो जाएगा तो ये वाला मास ऊपर भागेगा ना, स्प्रिंग खींच लेगी और ये वाला नीचे गिरेगा। तो हमसे पूछा है कि इन दोनों के एक्सेलरेशन कितने होंगे। चलो देखते हैं। देखो जो ये वाला मास है ये क्या होगा, स्ट्रिंग के कटते ही नीचे जाएगा,
गिरेगा, सिंपल। और ये बिल्कुल फ्री फॉल है, इसके अंदर और कोई कंडीशन नहीं है, इसे कोई दूसरा फोर्स नहीं रोक रहा है, सिर्फ ग्रेविटी इसको नीचे खींच लेगी सीधा। तो क्या होगा, जैसे कटेगा ये सीधा नीचे गिरेगा, किससे, जी एक्सेलरेशन से, ठीक है, फ्री फॉल है। तो क्या होगा, जी डाउनवर्ड। तो एम का तो हमें पता चल गया, क्या सीक्वेंस पूछा है, अच्छा एम दूसरा मान, पहले 2m का है फिर m का है, यानी जी डाउनवर्ड। तो एक ऑप्शन ये है, एक ये है, ये तो हमारे सीधे सीधे गलत हो गए, ठीक है। तो ऑप्शन मिल गया हमें सीधा। अब 2m का बताना है हमें, एक्सेलरेशन कितना होगा इन दोनों में से, ठीक है। चलो देखते हैं। जैसे ही हमारा नीचे से हमने स्ट्रिंग को काटा, क्या होगा, ये हमें स्प्रिंग 2m को ऊपर खींचेगी। तो 2m का हमें पता चल गया मोशन किस डायरेक्शन में होगा, ऊपर की तरफ, ठीक है, मोशन की डायरेक्शन पता चल गई। इक्वेशन बना लेते हैं मोशन की, फिर देखते हैं एक्सेलरेशन क्या आएगा। तो ऊपर की तरफ हो रहा है, यानी ऊपर के हमारे सारी चीज़ पॉजिटिव रहेंगी, तो ऊपर इसको स्प्रिंग फोर्स खींच रहा है। तो चलो Fs लिख लेता हूँ मैं, स्प्रिंग फोर्स। और नीचे की तरफ क्या खींच रही है इसे, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी क्या होता है, mg। तो मास क्या है इसका, 2m इंटू जी। और फाइनल इसका एक्सेलरेशन यानी 2m इंटू ए, ठीक है। F माइनस एम जी इज इक्वल टू एम, मास 2m है। ओके, हमें ये तो पता नहीं कितना है, तो देखते हैं हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं क्या। आई थिंक कर सकते हैं। देखो ये कौन सी सिचुएशन में लिया मैंने, कट करने के बाद, ठीक है, आफ्टर कट, ठीक है, जब स्ट्रिंग हमने काट दिया उसके बाद किए है। और अब हमें क्या काम करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम इसको बिफोर का केस देखते हैं, ठीक है। बिफोर जब हमने कट नहीं किया तो पूरा सिस्टम रेस्ट पर है, ठीक है, रेस्ट पर है। तो क्या होगा, जो स्प्रिंग है उसको कौन सा फोर्स बैलेंस कर रहा है, ग्रेविटी का फोर्स बैलेंस कर रहा है। तो स्प्रिंग के ऊपर टोटल कितना मास लटका हुआ है, 2m और m 3m, ठीक है। तो इसमें हम क्या काम कर सकते हैं कि Fs इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्प्रिंग फोर्स सीधा सीधा इसके इक्वल टोटल मास के 2m प्लस mg, क्योंकि टोटल वेट इतना है, इतना वेट है इस पर और इसमें इसने इसे रोक रखा है रेस्ट में। तो क्या होगा, इसका फोर्स टोटल इसके बराबर होगा ना। तो क्या आ गया, 3mg। या फिर सिंपल आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हो कि इसको कोई भी एक पकड़ो हमारा कोई चीज़, उस पर इक्वेशन ऑफ मोशन बना दो स्प्रिंग पे, सॉरी ये इक्वेशन ऑफ फोर्स। तो ऊपर एक आप फोर्स लोगे, फिर दूसरा फोर्स लोगे पॉजिटिव में, फिर 0 आएगा, उसके बाद हमारा सेम ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, आप कर सकते हो। तो फिलहाल मैं क्या काम करता हूँ, इसकी वैल्यू इसमें डालता हूँ। तो क्या आ गया, 3mg माइनस 2mg इज इक्वल टू 2m a। ये क्या आ गया, mg इज इक्वल टू 2m है, मास से मास कैंसिल हुआ, 2 अपॉन में आएगा, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, g/2, ठीक है। और क्या होगा हमारा, ये जो मास है ऊपर की तरफ भागेगा तो अपवर्ड, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं रोकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में भी हम और क्वेश्चंस लेके आएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर कुछ भी डाउट आता है या फिर प्रैक्टिस करते हुए आपके पास और कोई प्रॉब्लम आती है जिसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप मेल कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, बता सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं, ताकि मैं वो डिस्कस कर लूँ, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग इजी फिजिक्स।